नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नए स्वरूप में अगले महीने से एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। इस बार शिवराज सरकार हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा का दर्शन करवाएगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्री भी यात्रियों के साथ ट्रेन में तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। चुनाव नजदीक होने के कारण इस योजना को शुरू करने के लिए सरकार काफी समय से गंभीरता से प्रयास कर रही थी। और बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पंचमढ़ी में आयोजित मंत्री परिषद की 2 दिवसीय चिंतन बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कोविड के कारण बंद हुई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अप्रैल के महीने में एक बार फिर से शुरू की जाएगी। तो वहीं इस योजना के नए स्वरूप में सरकार ने कई बड़े बदलाव भी किए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय अप्रैल में पुनः प्रारंभ होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जहां सबसे पहले कराए जाएंगे गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास और कबीरदास के स्थलों के दर्शन। मुख्यमंत्री समेत कई अन्य मंत्री भी ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के साथ जाएंगे और स्पीकर सिस्टम के माध्यम से बोगी में दी जाएगी तीर्थ स्थलों की विस्तृत जानकारी। साथ ही कुछ स्थलों की हवाई तीर्थ दर्शन यात्रा भी जोड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में साल 2011 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत के मामले में अब इंदौर की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह समेत 6 लोगों को शनिवार को एक साल की श्रम कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि अदालत ने सभी 6 दोषियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने दिग्विजय और उज्जैन के पूर्व लोकसभा सांसद प्रेमचंद गुड्डू और भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और धारा 109 के तहत इन्हें दोषी ठहराया है, जबकि 4 अन्य व्यक्तियों अनंत नारायण, जय सिंह दरबार, असलम लाला और दिलीप चौधरी को धारा 325 के तहत दोषी करार दिया गया। बता दें कि अदालत ने इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र से कांग्रेस विधायक महेश परमार, मुकेश भाटी और हेमंत चौहान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बाद में विशेष न्यायाधीश ने दिग्विजय समेत सभी 6 दोषियों की अपील की और उन अपील पर उनकी सजा पर फौरी रोक लगा दी है और उन्हें 25,000 रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद दिग्विजय ने बताया है कि वो विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को झूठा करार दिया है और ये झूठा करार देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा नाम इस घटना की मूल प्राथमिकी में आरोपी के रूप में दर्ज ही नहीं था। बाद में पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते मेरा नाम आरोपियों की सूची में शामिल किया था। और हालिया दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी और प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किए हैं। उन्होंने इस उपलब्धि पर बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक करण सिंह वर्मा ने इछावर नगर स्थित रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार के जरिए हासिल की गई उपलब्धियों और विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा है कि 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बता दें कि इस दौरान बीजेपी विधायक ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। तो वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोरोना काल के दौरान महामारी से परेशान प्रदेश की जनता का बिजली बिल माफ किया जा चुका है, जबकि सरकार द्वारा किसानों की आय लगभग 2 गुनी की जा चुकी है और किसानों को अपनी हर फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। करण सिंह वर्मा ने भी गरीबों के मुद्दे पर कहा है कि राज्य की गरीब और असहाय की जनता को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के जरिए निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। बता दें कि चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं बीजेपी विधायक करण सिंह वर्मा, जिन्होंने कहा कि न सिर्फ प्रदेश सरकार ने बेघरों को पक्के मकान दिए हैं, बल्कि विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार देने की कोशिश भी की गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार हर वर्ग के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। करण सिंह ने उनके विधानसभा में चल रही सिंचाई परियोजना को लेकर भी कहा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के लिए 137 करोड़ की लागत से सीप कोलर लिंक परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। तो वहीं पीने का आसानी से पानी मुहैया कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का भी शुभारंभ हो चुका है।
तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स मूवी पर दिए गए बयान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि शर्मा ने कहा कि केजरीवाल को भारत से प्रेम नहीं है, भारत की संस्कृति से प्रेम नहीं है और भारत के लोगों से प्रेम नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह कहा है कि गलती के कारण आज ये ऐसे स्थानों पर बैठे हैं कि अगर इन्हें कश्मीरी पंडितों के दर्द का पता होता तो ऐसा बयान नहीं देते। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक बयान दिया था। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे बीजेपी विधायकों को फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करके इसे सबके लिए फ्री कर देना चाहिए कहा। विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी राजनीतिक लाभ के लिए फिल्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल वीडी शर्मा जबलपुर में बीजेपी के संगठनात्मक बैठक में भाग लेने के लिए जबलपुर पहुंचे थे। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार है जो कि पंचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जबलपुर में बीजेपी के संगठनात्मक बैठकें चल रही हैं। जबलपुर में शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्य समिति की एक बैठक चली, तो वहीं आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह समेत कई पदाधिकारी भी मंथन के लिए जुट चुके हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते एक पिता के कंधे पर बेटी का जनाजा निकला है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान 7 साल की इस मासूम बच्ची ने अस्पताल में ही अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य है, जहां बेटी की मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए एक पिता एम्बुलेंस के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा और अंत में मासूम बच्ची के शव को एक पिता अपने ही कंधों पर उठाकर 10 किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने घर पहुंचा। पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंतर्गत लखनपुर ब्लॉक का, जहां ग्राम अमदला निवासी ईश्वरदास की 7 साल की बेटी की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर इलाज के लिए भर्ती कराया। बच्ची को भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से एम्बुलेंस की मांग की, जिसके बाद एक पिता एम्बुलेंस का कई घंटों तक इंतजार करता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर आखिरकार इस पिता ने मृत बच्ची के शव को उठाकर अपने कंधे के तले वो पैदल ही निकल गए और घर पहुंच गए। बता दें आपको, इस दौरान रास्ते पर जिसने भी ये नजारा देखा वो सरकारी व्यवस्था को कोसता रहा। तो वहीं बताया जा रहा है कि इस मासूम बच्ची के पिता ने उसकी मौत के बाद शव को ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से शव वाहन मांग की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन टाल मटोल करते रहे, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में मानवता को शर्मसार करते हुए पहली बार एक पिता के कंधों पर बेटी का जनाजा निकलता हुआ दिखा। कौन गांव के है? अमदला के है। का होइसे? ए बुखार रही। अस्पताल ले गए रहे इलाज करे? अस्पताल ले गए रहे इलाज करे? का कही डॉक्टर? कहीं कब का बुखार है? तो मैं कहे नहीं 2 दिन हो गई थे। रात के पेट दर्द करत रही। 12 बजे एक बाद बिहार हुई तो हम लाए है। 7 बजे भर्ती करन। ठीक हो जाही तो कही। देखा वो भाप वाला रहल ना, ओके लगाई। कौन डॉक्टर रही? ओके मोके पता नहीं, नर्स रही। आई थे तुम्हार जैसे है डॉक्टर डॉक्टर ओहर रही। वही लगाई। मैं कल खाना उना नहीं खाई से लड़का है तो कहे खाई वही तो लड़का कहीं मैं दूध पी तो भाई अब दूध नहीं मिल पाई। लड़का पेट दर्द कर कहीं कि भाप वाला कहीं लगाए तो ठीक हो जाए। खून निकली ना आपकी। कहाँ नाम है तो? मोर नाम ईश्वरदास। तो सुना आपने कैसे इस पिता ने अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि बच्ची को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन अंत में उसका जनाजा खुद के कंधों पर ही निकालना पड़ा। अस्पताल के प्रशासन की जो लापरवाही है यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर अवैध कब्जे के मामले में भगवान को नोटिस मिला और नोटिस मिलने के बाद भगवान को तहसील कार्यालय में पेशी के लिए उपस्थित होना पड़ा। आपको बता दें ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का, जहां पर रायगढ़ तहसील कार्यालय से भगवान को नोटिस मिलने के बाद भगवान शिव तहसील कार्यालय पहुंचे,
जहां पर रायगढ़ तहसील कार्यालय ने कोहाकुंड में 16 लोगों को अवैध कब्जे के मामले में नोटिस थमाया था। इसमें एक नोटिस भगवान शिव शंकर के मंदिर का था, तो वहीं भगवान शिव शंकर के मंदिर के नाम पर नोटिस मिलने के बाद वार्ड के लोगों ने उस संपत्ति का मालिक शिव शंकर को मानकर मंदिर में रखे शिवलिंग को साइकिल रिक्शा से तहसील कार्यालय पेशी के लिए ले गए। इसके बाद इस अनोखे नजारे को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या हो रहा है। आखिरकार अवैध कब्जे के मामले में भगवान को भी तहसील कार्यालय में पेशी के लिए आना पड़ा। नोटिस मिला था तहसील कार्यालय की तरफ से 25 तारीख को पेशी है करके। उसमें एक नोटिस शिव मंदिर को मिला था, तो मंदिर में तो सिर्फ भगवान जी रहते हैं, तो भगवान जी को आज हम यहाँ उपस्थित किए हैं पेशी में। और आगे की कार्यवाही सर अभी नहीं है, सर आएंगे तो भगवान जी से बातचीत करेंगे और उनको बताएंगे कि आप इतने साल से यहाँ पे कब्जे में क्यों हो और उसको खाली भी करना है। उसमें 10,000 अर्थदंड भी है, तो 10,000 रुपये भगवान जी कब कैसे पटाएंगे वो साहब और भगवान जी के बीच का बात है। अब बढ़ेंगे बलौदा बाजार की ओर, जहां पर आपको बता दें कि तहसील साहू संघ लवन के शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए हैं। यहां तहसील साहू संघ लवन द्वारा कीर्तन भवन बुढ़ापरा में साहू समाज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रखा गया। इसमें नवनिर्वाचित तहसील साहू संघ लवन के साथ ही 7 समस्त परिक्षेत्र साहू संघ के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित रहे और साथ ही गृह मंत्री ने भी कहा कि सामाजिक समरसता होनी चाहिए, साथ ही दिखावे से बचना चाहिए जिससे समाज का विकास हो सके। तो वहीं स्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय तेली महासभा मोतीलाल साहू, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन धानेश्वर साहू और जिला महामंत्री बुद्धराम साहू, तहसील साहू संघ के लवन अध्यक्ष सुशील साहू समेत प्रदेश जिला तहसील और परिक्षेत्र साहू संघ के विभिन्न पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हमारे समाज का सामान्य नियमावली है। हर 3 साल में चुनाव होता है, शपथ ग्रहण होता है, नियमावली के अनुसार सब काम करते हैं। आज कार्यक्रम नहीं था, मुझे आमंत्रित किया गया था, दिनों से आ नहीं पा रहा था, आज आया, सबसे मिलने का अवसर मिला। नए पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। साहू समाज का बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के गांव केरा के वीर जवान शहीद प्रतीक कुमार आदित्य की प्रतिमा के अनावरण में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि गांव केरा में भारतीय सेना के वीर जवान प्रतीक कुमार आदित्य शहीद हो गए थे। उनकी याद में ही केरा के चौक में उनकी मूर्ति का प्रतीक बनाया गया, जिसमें प्रतिमा अनावरण के मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम सुंदर दास महंत और महाराज जी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक सरोज सारथी के साथ ग्राम पंचायत केरा के सरपंच समेत हजारों संख्या में लोग मौजूद रहे। ग्राम में केरा गांव के मिट्टी से बना हुआ लड़का प्रतीक आदित्य, जो हमारे भारत माँ के सेवा के लिए गया था और वहाँ शहीद हो गया, उसके प्रतिमा के अनावरण के लिए हम लोग आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस क्षेत्र के और आसपास के सभी पिछड़े वर्ग के लोग अपनी धरती माँ को पूरा सम्मान देते हैं, राष्ट्र को सम्मान देते हैं और यहाँ से ज़्यादा सैनिक बनने के लिए जा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं उनके माता पिता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो वहीं जांजगीर जिले से एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां युवक को व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट करना महंगा पड़ गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चलें। इस खबर के बारे में जानकारी सामने आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट किया इस शख्स ने और ये पोस्ट करना इसे महंगा पड़ गया है। बता दें कि पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र के कोटी मिसोनार गांव का है, जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह गांव के ही व्हाट्सएप ग्रुप पर
कोट मिनोसोनार का रहने वाला युवक दिलीप कुमार दुबे ने मुस्लिम समुदाय के नबी के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया था। इस ग्रुप में मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति भी जुड़ा था। जैसे ही उसने आपत्तिजनक पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में देखा तो अपने समाज के लोगों को बताया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये खबर की जानकारी हुई और हंगामा शुरू हो गया। समाज के लोगों ने ही आपत्तिजनक पोस्ट कर जमकर नाराजगी जाहिर की है। और छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण मेले में हुई चाकूबाजी हत्याकांड वाले मामले की कार्रवाई में शिवरी नारायण पुलिस टीम पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, जहां पर पुलिस टीम पर लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल इस मेले में हुए चाकूबाजी हत्याकांड में जिस नाबालिग लड़के को आरोपी ठहराकर जेल के अंदर बंद कर दिया गया, परिजन और दोस्तों ने मीडिया के सामने अपना बयान दिया है और पुलिस पर झूठी कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया। और इस पूरे मामले में ठोस सबूत के साथ जल्द ही आर्या न्यूज की टीम भी इस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा किया जा सकेगा। रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है और यूक्रेन में हालात बद से बदतर हो चले हैं। यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आई वो देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन रूस और यूक्रेन पर हमला करने से बाज नहीं आ रहा रूस, जबकि अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके बावजूद रूस रुकने को तैयार नहीं। पर आखिर रूस के पास ऐसा क्या है जो नाटो और अमेरिका रूस को खुली चुनौती देने से डर रहे हैं? ऐसे में आपको बता दें कि रूस के पास कुछ खतरनाक हथियार हैं, जिसकी वजह से ये तमाम देश रूस पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सेना उतारने से कतरा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाने के ऐलान किए, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना नहीं उतारेगा। 30 देशों वाला समूह नाटो भी रूस को सीधे तौर पर हमले की धमकी नहीं दे रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश ने दखल देने की कोशिश की और उनके देश के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की तो रूस की इस पर तुरंत प्रतिक्रिया होगी और ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया होगा। रूस के पास ऐसे विनाशक हथियार है जिनसे नाटो और अमेरिका भी खौफ खाते हैं। तो आइए जानते हैं रूस के 5 खतरनाक हथियारों के बारे में। यूक्रेन में तबाही मचाने वाले रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के खतरनाक हथियार हैं। और इन हथियारों में से रूस अपने किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकता है और इन हथियारों की तैनाती करने से ही दुश्मन खौफ खाने लगते हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। और वहीं साल 1961 में सोवियत संघ, जो आज का रूस है, उसने महाविनाशक हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। और वहीं अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था, उससे ये हाइड्रोजन बम 3333 गुना अधिक शक्तिशाली था। और रूस के खतरनाक हथियार में से एक जार बम है। जार बम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है और इसके फटते ही लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा लोग स्किन और सांस से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। और वहीं दूसरा हथियार रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें बेहद खतरनाक है। रूस के मिग 31 लड़ाकू विमान में से इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को लगाया गया। और वहीं बात की जाए रूस के तीसरे हथियार के बारे में, तो रूस के पास 2S7 प्योन तोप है और ये कम दूरी का परमाणु हमला कर सकती है और इस तोप के जरिए 203 mm के परमाणु बम से हमला किया जा सकता है। और वहीं बात की जाए चौथे की, तो रूस के पास बेलगोरोड परमाणु सबमरीन है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन भी कहा जाता है। और पोसाइडन टारपीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। और इनके अलावा रूस के पास T-14 अमाट
टैंक है जो बेहद खतरनाक है और इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। और ये टैंक बिना क्रू मेंबर्स के अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है और ये 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायरिंग भी कर सकती है। रूस के पास इतने खतरनाक हथियार है जिसकी वजह से अमेरिका और नाटो रूस से सीधा सीधा टकराव नहीं चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।